हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आप लोगों को पता लग गया होगा थंबनेल को देख के कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड द्वारा भौतिक विज्ञान के लिए जो प्रश्न बैंक बनाया गया है महत्वपूर्ण प्रश्नों का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला वाला ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। पहले वाले पार्ट में हमने 1 से लेकर 4 चैप्टर तक जो एमसीक्यूज थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये पार्ट नंबर सेकंड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पे दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो आपका हम अब तक 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 25वां क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 5 से है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 2.1 वोल्ट का एक सेल 2.1 वोल्ट का एक सेल 0 एम्पियर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखो बच्चों, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं इजीली। पहले मैं सर्किट बनाता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। वैल्यू याद रखना, 2.1 वोल्ट की बैटरी है और उससे कितनी धारा आपकी निकल रही है, 0.2 एम्पियर की धारा देता है। और ये धारा है ना, एक बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है 10 ओम का, उससे ये गुजरती है। तो चलो इसको हम सर्किट से बनाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, एक बैटरी दी हुई है यहाँ पे इस तरह से, और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें फाइंड आउट करना है। और दिया हुआ है कि बाहर एक प्रतिरोध लगा हुआ है 10 ओम का। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। ये जो बैटरी दी है ना, ये दी है 2.1 वोल्ट की, और ये जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस ये अपने को नहीं पता। और बाह्य प्रतिरोध जो है वो है 10 ओम का। ठीक है ना, हाँ 10 ओम का प्रतिरोध है। और जो सर्किट में धारा बह रही है वो हमारी बह रही है 0.2 एम्पियर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला तरीका तो क्या है, हमें पता है कि परिपथ में बहने वाली धारा आई इक्वल टू क्या होता है, टोटल विद्युत वाहक बल बटे टोटल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध कौन कौन सी हो गया, 10 ओम और एक आंतरिक प्रतिरोध। तो मैंने यहाँ लगा दिया 10 प्लस स्मॉल आर। और आई का मान कितना दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.2। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 0.2 आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.1। तो 0.2 आर बराबर कितना हो गया, 2.1 माइनस 2। ये 2 उधर जाएगा, सपरेट होकर घटेगा, तो कितना बच गया, 0.1। तो आर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 ओम। ये हमें ऑप्शन मिल जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, आपको सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध उसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। स्मॉल आर इक्वल होता है एप्सलॉन माइनस वी अपॉन वी, और मल्टीप्लाई में क्या आता है बच्चों, कैपिटल आर। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो स्मॉल आर इक्वल टू एप्सलॉन क्या है, ये रहा विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट, तो मैंने यहाँ लगा दिया 2.1, माइनस V क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता कहाँ होती है, जो बाह्य प्रतिरोध के ऊपर विभवांतर होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता सिंपल से कैसे निकल गई, 10 ओम प्रतिरोध है, 0.2 एम्पीयर के करंट है, तो 10 इंटू 0.2 कितना हो गया विभवांतर, 2 वोल्ट, डिवाइडेड बाय नीचे फिर आ गया टर्मिनल वोल्टता 2 इंटू कैपिटल आर हमें कितना दिया हुआ है, बाह्य प्रतिरोध 10 ओम। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, 2.1 में से 2 घटा दो, 0.1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास में 10। तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, और वही वापिस आंसर कितना आ गया, 0.5 ओम। ठीक है, दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, एक तो धारा का फॉर्मूला लगा के और एक डायरेक्ट आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला लगा के। तो हमारे पास में आंसर क्या है, 0.5 ओम। हम ऑप्शन में जाके देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में, ये रहा बी ऑप्शन, 0.5 ओम। ठीक है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या दिया हुआ है, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नहीं बदलती। देखो बच्चों, ये चालक का क्वेश्चन है कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म बिल्कुल होता है। तो जब गर्म होएगा तो हमें पता है प्रतिरोध भी चेंज होता है, अपवहन वेग होता है वो भी ताप पे निर्भर करता है, प्रतिरोध भी ताप पे निर्भर करता है। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक में क्या होती है, लगभग नियत बनी रहती है।
हाँ थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन वो माइनर चेंज होता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बच्चों एक चीज़ अच्छी तरह समझ लेना कि किसी भी चालक को जब हम इस चालक में जब हम धारा प्रोवाइड करते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, अपवहन वेग सब ताप पे निर्भर करते हैं, सब चेंज होंगे। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ऐसी पैरामीटर है, एक ऐसा प्राचाल है, एक ऐसी राशि है जो लगभग नियत बनी रहती है ताप के साथ। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ताप के साथ नहीं बदलती। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है अपने को। चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक की व्यय ग्राफों को दर्शाया गया है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब ये एक चालक के लिए दो अलग अलग तापों के ऊपर विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ बनाया गया है। देखो सिंपल सा है बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ये तो है विभवांतर और इधर ग्राफ में दिया हुआ है I। अपने को ये तो पता है कि विभव का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं धारा का मान बढ़ता है, बिल्कुल सर ऐसा सही बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये तो दिया हुआ है T2 ताप है, ये दिया हुआ है T1 ताप है। तो मुझे बच्चों एक चीज बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसकी ढाल सबसे ज्यादा है। T1 ताप पे ग्राफ की ढाल ज्यादा है। देखो ये तो हो गया θ2 और जो छोटा वाला कोण है ये θ1। तो मुझे इतना पता है कि θ2 की वैल्यू θ1 से बड़ी है, मतलब कोण बड़ा है, ढाल ज्यादा है, मतलब धारा ज्यादा है। देखो मैं कोई एक विभव ले लेता हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जैसे कि मान लो आपने एक विभव ले लिया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पे पहले एक टेम्परेचर था मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर धारा मिली आपको 2 एम्पियर। और उसी 5 वोल्ट के ऊपर आपने क्या देखा, तापमान को बढ़ा, आपने क्या किया, कोई तापमान दूसरा तापमान रख लिया, उस पर धारा मिली ज्यादा। तो ऑटोमेटिक हमें पता लगे कि सर ताप T1 कम है तभी धारा ज्यादा है, क्योंकि ताप कम होता है तो प्रतिरोध भी कम होता है। तो ऑटोमेटिक पता लग गया कि T1 जो है वह छोटा है T2 से। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पे T2 ताप ज्यादा है T1 से। क्यों, क्योंकि T2 ताप ज्यादा है तभी एक दिए गए समान विभव पर धारा का मान कम है। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, देखो कि दिए गए परिपथ में A व C के मध्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपको कुछ इस तरह से सर्किट दिया हुआ है जिसमें से बोला गया कि बिंदुओं A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऐसा प्रतिरोध हम संधारित्र वाला कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, 1, 2 और 3 प्रतिरोध। अब बच्चों हमें यह देखना है कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है या श्रेणी समांतर दोनों में। चलो ये वही वाला तरीका हम बिंदु ए पे देखते हैं। बिंदु ए से हमने क्या देखा, इस 1 ओम वाले प्रतिरोध का एक सिरा इस बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसी ए बिंदु से हम क्या देखते हैं, ये बिंदु ए इधर गया गया गया। देखो बच्चों इन दोनों प्रतिरोधों के एक एक टर्मिनल, एक एक सिरे फिर इससे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब तीनों प्रतिरोधों के एक एक सिरे बिंदु ए से जुड़े हुए हैं। और हम बिंदु सी की बात करें, बिंदु सी से ये वाला प्रतिरोध का एक सिरा जुड़ा हुआ है। इसी बिंदु सी से ये जो हमारे दोनों प्रतिरोध थे इनके एक एक सिरे फिर से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब तीनों प्रतिरोधों के एक एक सिरे एक उभयनिष्ठ बिंदु से और बाकी जो दो आपके अन्य सिरे हैं वह भी किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु सी से जुड़े हुए हैं। तो ऑटोमेटिक हमें पता लग गया कि यह पूरा सर्किट जो दिया हुआ है इसमें तीनों प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 ओम। ठीक है ना, संधारित्र वाला भी हमने देखा था, यहाँ पे भी हमें ये पता लगे 1/3 ओम। वहां पे संधारित्र हमारे पास किसमें थे, समांतर क्रम में थे। तो वहां पे ध्यान रखना बच्चों, शायद मैंने गलत बताया था, वहां पे 3 फेरेड आएगा, 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना, वहाँ 3 माइक्रो, क्योंकि समांतर क्रम में होता है तो संधारित्र जुड़ते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के साथ परिवर्तित होता है। देखो बच्चों ये आपने देखा होगा, अपवहन वेग जो होता है Vd वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के। ये तो डायरेक्ट हमारे पास में चैप्टर नंबर 5 में लिखा हुआ भी है कि जितना ज़्यादा आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाओगे अपवहन वेग उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। इसका मतलब अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया हुआ है किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम किस पर आधारित है। देखो बच्चों किरचॉफ का जो प्रथम नियम है
वह तो है किस पे, आवेश संरक्षण के नियम पे, और दूसरा नियम किस पे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आता है। प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं, संधि नियम भी बोलते हैं या धारा का नियम भी बोलते हैं। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम बच्चों उसको हम लूप का नियम या वोल्टा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चले तो क्या लिखा हुआ है, मीटर क्षेत्र में बैटरी और धारामापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो संतुलन की स्थिति चेंज नहीं होती है। बेटा ध्यान रखना, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज आपके संतुलन की अवस्था में है, अब हम क्या करते हैं, बैटरी और धारामापी की जो स्थितियां उनको बदल देते हैं, तो भी संतुलन की अवस्था वो ही रहती है जो पहले थी। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, संतुलन की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, विभवमापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण जिसका प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है बच्चों, अनंत होता है। ठीक है ना, वैसे अनंत प्रतिरोध होता नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे होगा क्योंकि जब विभवमापी शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है तब यह बाह्य परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है, और कोई धारा नहीं लेता तो हम दूसरा तरीका हम क्या बोल सकते हैं कि सर इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है इसलिए इसमें से कोई धारा नहीं जा रही है, इसलिए बोलने में ऐसे बोला जाता है कि इसका प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। ठीक है, विभवमापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध गुणांक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यह है प्रतिरोध ताप गुणांक, यहाँ थता की जगह क्या आएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। तो प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, बहुत कम होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 3। अब ये प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है बच्चों, देख लो, हमारे पास विभवमापी का जो तार है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वो किसका बना होता है, वो मिश्र धातु मैग्नीन या कांस्टेंट का बना होता है। उसकी विशेषताएं क्या है, उसका एक तो प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, दूसरा जो ये प्रतिरोध ताप गुणांक है ना, ये बहुत कम होता है, ना के बराबर। अब ये प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है कि उस तार का अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाए तो उसके प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन कितना होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में भिन्नात्मक परिवर्तन ना के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल प्रतिरोध चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सही है ये, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चित्र दिए गए चित्र में धारा आई का मान क्या होगा। देखो बच्चों, संधि नियम का क्वेश्चन है ये, और संधि नियम क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आने वाली धाराएं जोड़ लो आप, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 9, और कौन सी धाराएं आ रही है, 2 एम्पियर। तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 एम्पियर। ये तो हमारे पास में टोटल आने वाली धारा आ गई। अब टोटल जाने वाली धाराएं कौन कौन सी, देखो बच्चों, एक तो है आई और एक है 4, तो ये हो गया आई प्लस 4 एम्पियर। तो आई इक्वल टू कितना आ रहा है, 11 माइनस 4। ठीक है, 11 माइनस 4, और 11 माइनस 4 हमारे पास में कितना हो गया, 7 एम्पियर। इसका मतलब धारा आई का मान कितना है, 7 एम्पियर। ऑप्शन में चल के देखते हैं, ये जो क्वेश्चन होएगा संधि नियम से होएगा, आने वाली धाराओं का कुल बीजगणित योगफल किसके बराबर होता है, संधि से जाने वाली धाराओं के कुल बीजगणित योगफल के बराबर होता है। तो 7 एम्पियर हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में है या नहीं है। 10/7 वोल्ट, ये क्वेश्चन कौन सा है, हाँ ऑप्शन में यहाँ नीचे मिल जाएगा, ये रहा 7 एम्पियर। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड मैंने चला, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ चलाने की जरूरत नहीं है, इसी में ऑप्शन था यहाँ पे 7 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या दिया हुआ है, देखो, दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें सर्किट पूरा अच्छे देखना पड़ेगा कि ये सर्किट किस पे बेस्ड है, कैसे क्या है। देखो बच्चों, इस सर्किट में क्या दो भुजाएं दी हुई है, एक भुजा में तो क्या लगा हुआ है, 8 एम्पियर, सॉरी 8 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए। नीचे एक दूसरी भुजा दी हुई है जिसमें 4 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए, और यहाँ से एक पॉइंट निकाल के और 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया। अब हम क्या करेंगे, दिया है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर हम आराम से निकाल, सबसे पहले हमें चेक करेंगे कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज का तो सर्किट नहीं है। देखो बच्चों, 8 और 4 का अनुपात कितना आ रहा है, 8 और 4 का अनुपात आ रहा है 2:1। कितना आ रहा है, 2:1। इसका मतलब 6 और 3 का अनुपात कितना, इसका भी अनुपात 2:1 है। तो बच्चों हो गया सिंपल सा, ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो बीच वाली जो भुजा होती है इसमें धारा 0 होती है। संतुलन की अवस्था में बीच वाली भुजा में धारा 0 होती है, और बीच में धारा 0 कब होगी, जब बिंदु बी पर विभव और बिंदु ए पर विभव बराबर होगा।
इसका मतलब सिंपल सा पता लग गया हमें कि बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कितना है, 0 वोल्ट है। आया समझ में? यहाँ पे आपने देखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में हम यहाँ बीच में क्या लगाते थे, गैल्वेनोमीटर लगाते थे जी, और शून्य विक्षेप पर अर्थात संतुलन की अवस्था में इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान 0 होता था। और वो 0 कब होता है, जब यहाँ पे विभव और यहाँ पे विभव बराबर होता है। इसका मतलब विभवांतर कितना हो गया, 0। तो चलो हम ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन में तो 0 कहीं पे है नहीं, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन 4 ये रहा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 4 हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है, 0 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण बी नोट है तथा इसके केंद्र अक्ष पर केंद्र से इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय प्रेरण बी है, अतः बी अपॉन बी नोट का मान होगा। देखो बच्चों, एक तो सीधा सा तरीका है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो धारावाही कुंडली होती है उसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ और इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि आंसर क्या आएगा। वैसे डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो आपको याद होना चाहिए, 1:1:2 आएगा बच्चों, ध्यान रखना इसका अनुपात। कैसे, देखो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए, एक तो ये वाला ऑप्शन और एक हमारे, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो सही हो सकता है, एक तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, एक ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, देखो बी नोड जो चुंबकीय प्रेरण है वो केंद्र पे है, और केंद्र पे हमेशा चुंबकीय प्रेरण एक्स पे कोई सी भी स्थिति ले लो उससे ज्यादा ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा हो गया, √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 2√2 की वैल्यू भी 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब बच्चों ध्यान रखना, तीसरा और चौथा ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया, क्योंकि बी अपॉन बी नोट का अनुपात क्या आएगा, हमेशा 1 अनुपात या कुछ भी जो भी अनुपात में रहेगा, बी नोट की वैल्यू हमेशा बी से ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं सर इस क्वेश्चन को किया कैसे गया है। देखो बच्चों, एक्स के ऊपर जो फॉर्मूला होता है, एक धारावाही जो कुंडली होती है उसकी एक्स पर चुंबकीय प्रेरण का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, μ0 N I R² डिवाइडेड बाई 2 R² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ n क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या तो 1 हटा दो। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया, वो बोला है कि कुंडली के केंद्र से, कुंडली के केंद्र से उसकी एक्स पर त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर, मतलब x बराबर r/2 रखना है आपको। x बराबर क्या रखना है यहाँ पे, r/2। और जैसे हम r/2 रखेंगे तो पूरा सॉल्यूशन करेंगे, और x के ऊपर बी नोट का जो फॉर्मूला है, x के ऊपर सॉरी केंद्र के ऊपर जो फॉर्मूला होता है, ये जो वैल्यू होती है चुंबकीय प्रेरण, उसका भी फॉर्मूला याद रखना है आपको, μ0 I/2r। तो ये आपका बी एक्सिस हो जाएगा, ये आपका बी नोट हो जाएगा। फिर दोनों का भाग दे लो और भाग देखते हैं आपको आंसर मिल जाएगा 1:2√2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर तभी आएगा, या तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, या फिर इसका आंसर तभी आपको याद रहेगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लो, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली की एक्स पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रेक्षित निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। देखो बच्चों, कोई भी आवेशित कण होता है उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करवाते हैं लंबवत, तो सबसे पहले उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, उस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला, वो बल का फॉर्मूला भी आप सबको याद होना चाहिए, F=QEB होता है। ठीक है ना, लंबवत प्रवेश करवाते हैं तो चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है। वैसे तो टोटल जो बल का फॉर्मूला होता है F=QVB sin थीटा, लेकिन यहाँ पे लंबवत प्रवेश करवा रहे हैं तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जो आपका चुंबकीय बल F=QVB है, अब समान वेग से तो वेग सबके लिए बराबर हो गया, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है बी भी सेम हो गया। इसका मतलब बल किस पे अधिक लगेगा, जिस पर आवेश ज्यादा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऑटोमेटिक अपने पता लग गया। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है और लिथियम दिया हुआ है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपके जो बुक में है वो मिस्टेक कर रखी है, इन पे आवेश लाना जरूरी है, क्योंकि आवेशित कण नहीं है तो इन पे कोई बल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आना चाहिए H+, यहाँ होना चाहिए लिथियम प्लस प्लस प्लस, यहाँ होना चाहिए He++, और इलेक्ट्रॉन पे तो है। तो सबसे ज्यादा आवेश किस पे है, लिथियम पे, इसलिए सबसे ज्यादा बल किस पे लगेगा, लिथियम पे लगेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा एग्जाम में, तो गलत नहीं होएगा वो, लिथियम हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि लिथियम पे आवेश सबसे ज्यादा रहेगा। उसके जो 3 प्रोटॉन उनको बाहर निकाल दो तो सबसे ज्यादा आवेश उस पर लाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, यदि जी प्रतिरोध के धारा मापी से मुख्य धारा की 2% धारा पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक हो तो पार्श्व पथ या शंट का प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि किसी धारा मापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं। तो जब हम एमीटर में बदलते हैं तो धारा मापी के समांतर क्रम में एक अल्फ प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे हम शंट कहते हैं। तो इसने ये बोला है कि धारा मापी तो खुद की जो धारा मापी कुंडली है ना वो तो टोटल 100% जो धारा उसमें 2% धारा अपने अंदर से लेता है, बाकी 98% धारा किस में से जा रही है, नीचे शंट में से होकर जा रही है। उसी शंट का प्रतिरोध पूछा है तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करने की कोशिश करेंगे। देखो धारा मापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं। मान लो ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इसके श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, बहुत अल्प मान का एक प्रतिरोध लगाते हैं। ये लगा दिया, यही हमारा शंट है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। इसको मैंने दे दिया एस नेम दे दिया, ये आपका जी हो गया। देखो टोटल धारा जो आ रही है ना बच्चों उसको मैंने आई मान लिया, इधर जो धारा जा रही ना वो तो हो गई आई जी, और इधर जो धारा जा रही है ना उसको मैंने क्या मान लिया आई एस। अब सबको पता है समांतर का विभव बराबर होता है, तो गैल्वेनोमीटर पे जो धारा मापी उस पर विभवांतर क्या हो गया आई जी इंटू जी, और शंट पे विभवांतर कितना हो गया आई एस इंटू एस। अब हमें क्या दिया बच्चों, ध्यान रखना, टोटल धारा का 2% तो कौन लेता है, गैल्वेनोमीटर। तो मैंने देखा कि आई जी क्या है, टोटल धारा का 2%, टोटल धारा हमने आई मानी है, और आई एस क्या है, बची कितनी धारा 98% किसकी, टोटल धारा की। तो देखो बच्चों आई से आई कैंसिल हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में शंट बराबर क्या आ रहा है, देखो 2G डिवाइडेड बाई 98। तो S बराबर कितना हो गया बच्चों, G डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, क्लियर है, G अपॉन 49। इसका मतलब शंट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का 1/49 है। ऐसा कहीं ऑप्शन है कि नहीं, देखते हैं। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, G अपॉन 49, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो क्या दिया है, एक प्रणालिका के फेरों में आई धारा प्रवाहित करने पर इसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। बिल्कुल, प्रणालिका की लंबाई और फेरों की संख्या को 2 गुना करने पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रवाहित धारा कितनी होनी चाहिए। देखो बच्चों सबसे पहले तो परिनालिका के अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन आई। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। जहां पे एन है एकांक लंबाई फेरों की संख्या, लेकिन यहां बोला टोटल फेरों की संख्या, तो बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट इंटू एकांक लंबाई फेरों की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल फेरे डिवाइडेड बाय टोटल लंबाई। तो ये फॉर्मूला और बन गया हमारे पास, म्यू नोट एन बाई एल इंटू आई। अभी बोला है कि चुंबकीय प्रेरण बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब क्या बोल रहा है, परिनालिका की लंबाई और फेरों की संख्या दुगुनी कर दो। देखो बच्चों यहाँ सिंपल सा है, लंबाई दुगुनी कर दी, टोटल फेरों की संख्या भी दुगुनी कर दी, 2 से 2 कट गया, अभी भी चुंबकीय प्रेरण वही है, धारा वो की वही चाहिए हमें, अभी भी धारा वही प्रवाहित करनी पड़ेगी उस वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इन्होंने बोला कि 2 गुना करने पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रवाहित की जाने वाली धारा का मान कितना होगा। बच्चों धारा अभी भी हमें आई ही चाहिए, क्योंकि वापिस देखो म्यू नोट एन बाई एल इंटू आई, वापिस वही बी मिल जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे क्या हो गया आई, ऑप्शन नंबर सेकंड, आई धारा ही चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वोल्ट मीटर और एमीटर के प्रतिरोध क्रमशः होने चाहिए। देखो बच्चों आदर्श वोल्ट मीटर होगा तो हम इसको क्या मान सकते हैं, विभव मापी मान सकते हैं, और विभव मापी का प्रतिरोध कैसा होता है अनंत। इसका मतलब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो होगा अनंत, और आदर्श मीटर क्या होगा सर, आदर्श मीटर ऐसा होता है जो जिसके अंदर से धारा पूरी की पूरी गुजरनी चाहिए, और धारा पूरी की पूरी कब से कब गुजरेगी, जब उसका खुद का प्रतिरोध क्या होगा 0 होगा। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है, कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गतिशील है उत्पन्न करता है। देखो बच्चों यदि कोई आवेशित कण एक समान चाल से गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन थर्ड सही है। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन फोर्थ क्यों नहीं आया। बच्चों अगर आवेश त्वरित होता है तब वह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, लेकिन समान चाल से या समान वेग से गतिशील है तो ओनली विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्यूरी ताप पर लो चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाता है बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है ना, क्यूरी का नियम है ये कि लो चुंबकीय पदार्थों को जैसे जैसे हम गर्म करते जाते हैं तो क्यूरी ताप के बाद में वह
अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलने लग जाते हैं, उनका जो चुंबक तो द्वितीय खत्म होने लग जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है ये हमारे पास जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 43 है चैप्टर नंबर 8 से, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य कहाँ होता है। देखो बच्चों सिंपल सा क्या है, आपको नॉर्मल समझाता हूँ। पृथ्वी का अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर हम ध्रुवों की बात करें तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर होता है। और अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल क्षैतिज होता है। इसका मतलब जहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होगा वहां ऊर्ध्वाधर घट 0 होगा, और जहां पर पूरी तरह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर होगा तो वहां पे क्षैतिज घटक 0 होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ शून्य होगा, जहां पे पृथ्वी का पूरा चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, क्षैतिज होगा। तो क्षैतिज कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं पे भूमध्य रेखा नहीं है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, कोई नहीं। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर एग्जाम में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा आता है और बोलता है कि ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ शून्य होता है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, हमें रटना नहीं है कोई नहीं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ शून्य होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। और क्षैतिज घटक कहाँ 0 होता है, ध्रुवों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। और वैसे भी चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर धारावाही लूप है तो उसका फॉर्मूला होता है NIA, और अगर चुंबक है तो वो होता है ध्रुव प्राबल्यता इंटू दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो यहीं से निकला, देखो ये हो गया एम्पियर और क्षेत्रफल क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो मात्रा क्या हो गया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे 45 नंबर का जो क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता 1.001 है तो पदार्थ होगा। देखो बच्चों, यदि आपेक्षिक पारगम्यता बहुत ज्यादा होती है तब तो वह लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। और यदि आपेक्षिक पारगम्यता 0 न होकर 0 से थोड़ी सी बड़ी 1 पॉइंट समथिंग होती है वो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। और यदि लगभग 0 या 0.00 समथिंग होती है तो वो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक पारगम्यता बहुत कम होती है। ठीक है ना, 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी, और वो भी कितनी, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। देखो बच्चों, वैसे तो मुक्त आकाश को एक जनरली प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा, मुक्त आकाश की प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति हम क्या लेके चलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए हो गया 0 के बराबर। ठीक है ना, या कहीं कहीं बुक में -1 भी दिया हुआ है तो आप इसको करेक्ट कर लेना अच्छी तरह से। मुक्त आकाश की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या होती है हमारे पास में 0। ठीक है, और बुक में आपके -1 दिया हुआ है तो आप उसके हिसाब से, बुक के हिसाब से -1 कर लेना। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखो तो इसके पीछे काफी रीजंस है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम वो पदार्थ यूज करेंगे जिसकी निग्रहता बहुत ज्यादा होती है, मतलब लंबे समय तक उसका चुंबक तो बना रहे। दूसरा, उसमें शैथिल्य हानि भी कम होती है। उसका जो शैथिल्य वक्र है वो बहुत छोटा तो नहीं होता, वैसे तो बड़ा ही रहता है, लेकिन शैथिल्य हानि कम रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम स्टील का उपयोग करेंगे। और जनरली सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो निग्रहता का ध्यान रखें, क्योंकि उसके ऊपर जब हम चुंबकन क्षेत्र जब विपरीत दिशा में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वो जल्दी विचुंबकित नहीं होएगा। तो ऐसा हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, कहीं पे दिया हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पे ये रहा ऑप्शन नंबर 4। देखो आप, स्टील का घन तो अधिक होता है, कोई मतलब नहीं है। स्टील के अवशेष चुंबक अधिक नहीं, साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबक तो नष्ट नहीं होता, और इसी को बोलते हैं निग्राहिता। इसका मतलब स्टील की निग्राहिता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्टील को हम किसके लिए यूज करते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम में लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई और प्रतिरोध आर के अनुपात से मिलने वाला राशि क्या होगी बच्चों, ये रहेगा क्यू। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम क्यू का फॉर्मूला निकालते हैं प्रेरित आवेश, तो वहां पे हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/r φ2 माइनस φ1। आपको फॉर्मूला याद होगा ये प्रेरित आवेश का। ठीक है, प्रेरित आवेश का फॉर्मूला वहां पे क्या रहता है आपका, जो ये चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया है वहां पे प्रेरित आवेश का फॉर्मूला होता है 1/r और ब्रैकेट में होता है φ2 माइनस φ1। इसका मतलब ये तो हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स, और नीचे आ गया प्रतिरोध। चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का अनुपात किसको बताएगा, आवेश को। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, आवेश। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स तथा प्रतिरोध के अनुपात का जो मात्रक किसको प्रदर्शित करता है, आवेश को।
एक तांबे के तार की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर प्रेरित विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुंडली है और यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हुई है, ये रही, ठीक है ना। एक तांबे के तार की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर, देखो बच्चों, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लेके जाओगे तो कोई प्रेरित विद्युत भाग बल नहीं होगा, और यदि आप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत काटोगे, मतलब विद्युत बल रेखाएं कटेगी, तब भी इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल था, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या पता लग रहा है, इसने खुद ने बोला है कि उस कुंडली को आप कैसे लेके चल रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। इसका मतलब प्रेरित धारा का मान क्या आएगा, 0, क्योंकि वो जो आपकी कुंडली है वह चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं काट रही है। जब तक नहीं काटेगी तब तक कोई विद्युत भाग बल उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेंज का नियम क्या देता है। देखो बच्चों, फेराडे का नियम देता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा और उसका फॉर्मूला, और लेंज का नियम देता है प्रेरित जो विद्युत वाहक जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा किधर है, जो किसी भी चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा थर्ड, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है लेंज का नियम। एक विद्युत संचरण लाइन में धारा उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नगण्य मान लिया जाए तो इस विद्युत लाइन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी। देखो बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि धारा, एक विद्युत संचरण लाइन में धारा उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसमें लगेगा हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आपको क्या करना है, एस से एन की तरफ, ऐसे तार के अंदर धारा को, अंगूठे धारा की तरफ रही है हमारी, एस से एन की तरफ, तो धारा की दिशा में तो आपको अंगूठे की दिशा में इस तरह तार को पकड़ लेना है और अपनी उंगलियों को घुमाना है ऐसे ऐसे। तो हमें क्या पता लग रहा है कि जैसे ही हम तार को दाएं हाथ में इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा उस तार में बहने वाली धारा को दिशा को निरूपित करता है, तो हमें ऑटोमेटिक पता लग गया कि सर जैसे हम घुमाते हैं तो अंगुलियां ऊपर की तरफ किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है पूर्व की ओर। बच्चों ध्यान रखना, आप क्या करो, एक तार ले लो, उसको दक्षिण और उत्तर की तरफ रखो, ऐसे इमेजिन करो कि दक्षिण और उत्तर की तरफ है, और धारा की दिशा में आपको अंगूठा ऐसे याद रखना है, और ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ अंगुलियां जा रही है पूर्व दिशा की ओर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है ना। बुक में शायद इसमें पश्चिम दिशा की ओर देखा है, तो उसको सही कर लेना, आंसर क्या रहेगा, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी चैप्टर नंबर 9 से ही है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई एक कुंडली में प्रेरित विद्युत बल और संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मध्य कलांतर। बच्चों पाई का कलांतर होता है, कैसे, देखो फाई का जो फॉर्मूला होता है ना, वो तो होता है एन बी ए कोस ओमेगा टी, और जैसे ही विद्युत वाहक बल आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना बच्चों, ये चीज पता है ना। विद्युत वाहक बल और जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है दोनों विपरीत कला में होते हैं। यहाँ पे कोस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा, सॉरी पाई नहीं, पाई बाई 2 है ना, विपरीत कलाम नहीं, एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कलांतर होता है। ये बाई मिस्टेक गलत मत कर देना, मैंने जल्दीबाजी में बता दिया। विद्युत वाहक बल और जो कला आपका जो फ्लक्स है दोनों के बीच में पाई बाई 2 का कलांतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यह भी चैप्टर नंबर 9 से है। यदि 2 × 10⁻³ हेनरी स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में एक समान रूप से 1 मिली एम्पेयर तक बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है स्वप्रेरण से, तो डायरेक्ट आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है L × di/dt, परिमाण का फॉर्मूला, वैसे यहाँ माइनस आता है। तो देखो विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना आ गया, एप्सिलॉन इक्वल टू एल, हमें कितना दिया है बच्चों, एल दिया है 2 × 10⁻³ इंटू di/dt। धारा में कितना परिवर्तन हुआ है, 1 एम्पियर तक बढ़ती है, मतलब 0 से 1, तो 1 - 0 1 ही हो गया। कितने समय में बढ़ी है बच्चों, 0.1 सेकंड में। अब हम जैसे चेक करते हैं, यहाँ से 1 को उठाया तो यहाँ हो गया 20, तो 20 × 10⁻³ तो ये हो गया 2 × 10⁻²। तो बच्चों ये आंसर हो गया 0.02 वोल्ट। कहीं पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो और क्वेश्चन में अंदर अप्लाई करो। फिजिक्स में बच्चों ध्यान रखना, फुल में से फुल मार्क्स गेन करना है तो कम से कम आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे स्वप्रेरण की घटना में जो विद्युत वाहक बल आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू L × di/dt। यहाँ di है धारा में परिवर्तन, यहाँ d2 है समयांतराल, समयांतर 0.1 सेकंड रखा है, L का मान आपको बताइए स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कोण से पीछे रहती है जब परिपथ में। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे दिया प्रत्यावर्त धारा, प्रत्यावर्त धारा वोल्टता से π/2 कला कोण में पीछे किस में रहती है, प्योर एल के अंदर। धारा वोल्टेज से π/2 कला कोण आगे किस में होती है, प्योर सी के अंदर। और समान कला में किस में होती है, प्योर प्रतिरोध के अंदर। तो यहाँ ऑटोमेटिक दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कला कोण पीछे, धारा पीछे बच्चों ध्यान रखना, और धारा किस में पीछे होती है, प्योर एल के अंदर। तो केवल प्रेरक में, ठीक है ना, प्योर एल जो होता है प्रेरक के जो परिपथ होता है उसके अंदर। तो आंसर क्या हो गया, केवल प्रेरक। अगर ध्यान रखना यहाँ पे आता है प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता से π/2 कला कोण आगे है, तो करेक्ट आंसर क्या रहता, केवल धारिता हो। देखो बच्चों ये क्या दिया है, एल ओमेगा किसका मात्रक है, इसको आप जनरली ओमेगा एल बोल दो, ओमेगा एल। देखो बच्चों एक्स एल इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। और एक्सएल को हम क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात है। एक कुंडली होती है, उसने धारा प्रवाह में कितना अवरोध उत्पन्न किया, प्रेरकीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात और प्रतिरोध, तीनों का ही मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने ना ऑप्शन के अंदर दिया है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन ओम, मैंने देखा ओम दिया नहीं, तो आंसर क्या रहेगा ओम। गलती मत करना, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा ओम। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 हमें क्या दिया है, रूट एलसी का मात्र क्या है। देखो बच्चों रूट एलसी का मात्र निकालना है तो ऐसा आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा जहां पे रूट एलसी कहीं पे आया होगा। तो आपने चैप्टर नंबर 10 में देखा होगा अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल्स टू 1/2 रूट एलसी। अब यहाँ ऑटोमेटिक पता लग गया कि सर अगर मैं रूट एलसी को यहाँ ऊपर लेता हूँ तो नीचे चला जाएगा 1/2 इसका मतलब रूट एलसी का मात्र क्या हो गया, आवर्ती का मात्र क्या होता है, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स बच्चों जैसे ही हमारे पास में ऊपर जाएगा तो क्या बन गया ये, सेकंड। ठीक है, आवर्ती का मात्र क्या होता है बच्चों, सेकंड इनवर्स, और वो हमारे पास में क्या बनता है, सेकंड ही बन जाता है। तो सही में आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेकंड। यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आंसर में मिस्टेक है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे सेकंड दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको एक ऑप्शन कट करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, सेकंड। तो बच्चों ध्यान रखना सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ये शायद बुक में भी क्वेश्चन है और वहाँ पे भी शायद आंसर गलत दे रखा होगा, इसको सही कर लेना। रूट एलसी का मात्रक बच्चों क्या होता है, सेकंड होता है। ध्यान रखना, मैंने फॉर्मूले से यहाँ पे आपको समझा दिया है। रूट एलसी क्या हो गया हमारे पास में 1/2 और एफ का जो मात्रक होता है वो फेरेड होता है। तो या तो आंसर क्या रहेगा, फेरेड इनवर्स, या फिर क्या रहेगा, सेकंड। ठीक है बच्चों, शुद्ध प्रेरित या धारिता का शक्ति गुणांक कितना होता है। देखो बच्चों शक्ति गुणांक होता है कोस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के बीच कलांतर है। और अभी अभी मैंने समझाया था शुद्ध प्रेरित और शुद्ध धारिता वाला जो परिपथ होता है उसमें कलांतर धारा वोल्टेज कितना होता है, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए शुद्ध एल और शुद्ध सी वाले परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है, 0 होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, 0। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 58, धारा आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित हो रही है, यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता इतनी है तो शक्ति वे क्या होगी। देखो बच्चों वे शक्ति क्या होती है हमारे पास में, P इक्वल होता है V इंटू आई। ठीक है ना, P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। और वे शक्ति जो है हमारे पास में एवरेज में ली जाती है यहाँ पे, P इक्वल टू वी आई कोस फाइव। ठीक है ना, P इक्वल टू क्या होता है, वी आई कोस फाइव। तो V को I से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोस फाइव, यहाँ पे फाइव क्या है, यहाँ पे I और V के बीच कलांतर है। देखो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे है ओमेगा टी माइनस π/2 और यहाँ पे है साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों के मध्य धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना है, 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए ध्यान रखना बच्चों औसत शक्ति से कितना होएगा, 0। इसलिए ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति से या शक्ति वे का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS IRMS इंटू कोस फाइव, VRMS IRMS इंटू कोस फाइव। VRMS IRMS आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से IRMS कैसे निकालेंगे, IM/√2। VRMS कैसे निकालेंगे, VM डिवाइडेड बाई √2। और कोस फाइव, फाइव क्या है यहाँ पे,
धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, और कलांतर कितना है 90 डिग्री, इसलिए शक्ति से कितना हो गया 0। हम ऑप्शन जाके चेक करते हैं कि 0 कहीं पे ऑप्शन में है या नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ हमारे पास में है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया 0। चैप्टर नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के पास। 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा का अनुपात 1:4 है, तो वोल्टता का अनुपात क्या होगा। बच्चों आपने देखा होगा एक ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर आपको अनुपात याद रखना है, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी बराबर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या, बराबर क्या आएगा सेकेंडरी कुंडली में धारा बटे प्राइमरी जो प्राथमिक कुंडली है उसमें धारा है। तो ध्यान रखना धाराओं का अनुपात फेरों और वोल्टाओं के अनुपात के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत होता है, ध्यान रखना व्युत्क्रमानुपाती होता है व्युत्क्रम। इसका मतलब हमें क्या दिया, धाराओं का अनुपात 1:4 दिया है, तो वोल्टा का अनुपात उल्टा हो गया, नहीं आंसर क्या रहेगा 4:1। ठीक है ना, आंसर क्या रहेगा 4:1। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना धाराओं का अनुपात वोल्टताओं और फेरों के अनुपात का उल्टा होता है। और क्वेश्चन नंबर 60 है वो चैप्टर नंबर 11 से, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 तक क्वेश्चन डिस्कस किए, आज हमने चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक डिस्कस किए। नेक्स्ट जो आपके 2 लेक्चर और रहेंगे उनमें चैप्टर नंबर 11, 12 से लेकर चैप्टर नंबर 70 तक जितने भी क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जितने भी जो क्वेश्चंस है वो रियल में इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चंस रियल में राजस्थान बोर्ड ने बनाए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, बच्चे अगर इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।